ठीक ठीक है बच्चों, तो पहले मैं एक बार कल तुम्हारा जो टेस्ट है मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता देती हूँ कि क्या क्या चीजें तुम्हें कल के टेस्ट के लिए पढ़नी है। मतलब पढ़ तो तुम चुके ही हो, अब एक दिन में कोई तीर तो मार नहीं दोगे तुम लोग, है ना। अब प्रिपरेशन तो तुमने कर दिया जितना हो गया है, बट मेक श्योर जो मैं अभी बता रही हूँ वो टॉपिक तुमने प्रॉपर तरीके से रिवाइज किए हो, ठीक है। देखो, पहली पहली चीज आती है आप लोगों के क्लास नोट्स। देखो, जब भी केमिस्ट्री की मैं स्पेसिफिकली बात करूं, बाकी का टीचर्स आप लोगों को बताएंगे, मतलब बाकी सब्जेक्ट का, लेकिन अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं मेरा बेटा, तो जब भी कोई केमिस्ट्री के चैप्टर का टेस्ट होता है, मेरे को 5-6 चीजें बतानी है आप लोगों को, उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ अपना केमिकल करेक्ट। तो अगर मैं बात करूं केमिस्ट्री के टेस्ट की, जब भी आप लोगों का कोई केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, सबसे पहले जो आपके लिए रामबाण है ना, वो आपके क्लास नोट्स है। फिर चाहे ये सिर्फ ऑनती के टेस्ट के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, जेई के लिए भी बोल रही हूँ, चाहे वो आपका मेंस हो या क्या हो। लेट नहीं आओगे ना, मैं नेक्स्ट टाइम एंट्री नहीं दूंगी। समझ आ गई सबको, जो अभी लेट आ रहे हैं? ठीक है, तो पहले आपको क्लास नोट्स करना है। क्लास नोट्स में क्यों बोलती हूँ, क्योंकि क्लास नोट्स में तुम्हारे थ्योरी है और क्वेश्चंस है, राइट। तो पहली जो प्रायोरिटी होनी चाहिए जब भी कोई केमिस्ट्री का टेस्ट होगा, प्रायोरिटी शुड बी थ्योरी प्लस क्वेश्चंस। क्लियर है सबको ये बात? ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जब ये तुम्हारी चीज हो जाएगी, पहले तो यही प्रायोरिटी है। बेशक मान लो कल टेस्ट और तुम्हारा नहीं हुआ ना, बट फिर भी यही करना है, ठीक है। मतलब ये तो करना ही करना है, इसके बिना तुम डीपीपी छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो मॉड्यूल, लेकिन क्लास नोट्स पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, जब ये हो जाएगा आपका, तो डीपीपीज आप देखोगे। अब डीपीपीज में भी दो चीजें आती हैं, एक तो वो बच्चे जिन्होंने सॉल्व ही नहीं किया था जब मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, जो कि बहुत ही बुरी बात है, ठीक है। और एक दूसरे बच्चे वो जिन्होंने डीपीपीज क्लास के साथ कंप्लीट कर ली थी। क्लियर है? अब जिन्होंने डीपीपीज नहीं की थी उनको कंप्लीट करोगे। मान लो आपकी 2 रह गई, 3 रह गई, 4 रह गई, ठीक है। और जिन्होंने डीपीपीज कंप्लीट कर ली थी, साथ साथ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनको तुमने स्टार मार्क किए होंगे कि ये हमसे फर्स्ट टाइम में नहीं बने, जो आपने गूगल से या मुझसे पूछे होंगे। आप बच्चों को फिर वही वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ये हो गया, ठीक है। अब तब जब तुम ये कर लोगे ना, तो तुम्हारे आधे से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। फिर उसके बाद तुम ट्राई करोगे जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब इसमें भी दो बच्चे आते हैं, एक वो जिन्होंने कर लिए, एक वो जिन्होंने नहीं किए, ठीक है। अब जिन्होंने नहीं किए आपको करने हैं, पहले प्रायोरिटी पे रखोगे आप 23 के, 24 के, 25 के। वैसे ये मैं जनरली क्लास में भी करवा देती हूँ 23, 24, 25 के, बट आपको ये प्रायोरिटी पे रखने हैं। जिसके 23, 24, 25 के नहीं हुए पहले वो करोगे, फिर ही आप 22 और 21 के साल पे जाओगे, पहले ये प्रायोरिटी पे रखने हैं आप, ठीक है जी। बस ये आपको करना, अगर आपने कर लिया है तो ये बहुत ज्यादा सफिशिएंट है। अब हो सकता है कुछ बच्चों ने ये सब कर लिया हो, तो वो मैं जो अलग से प्रैक्टिस क्वेश्चन भेजती हूँ वो तुम्हें एज अ प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन ये सब होने के बाद, इसलिए मैं ज्यादा उसका प्रेशर भी नहीं डाल रही थी जो मैंने उस बुक से क्वेश्चन भेजे थे, क्योंकि मुझे पता था बहुत सारे बच्चे अभी यही वाला नहीं कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो वो प्रेशर नहीं लेना था कि ये भी हमें करके देना है। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले ये तुम्हारी प्रायोरिटी होनी चाहिए जब जब केमिस्ट्री का टेस्ट होगा। क्लियर है सबको? रिया लेट हो गए बेटा आज क्लास में। सिमरन आ गई? सिमरन, सिमरन माइक अनम्यूट करके बोलना बेटा क्लास में, ठीक है। और रिया लेट क्यों हो मेरे को बता देना रीजन पर्सनली, ठीक है। नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम लोग 5 मिनट पहले चाहिए मेरी क्लास में। ध्रुव भी है? ठीक, ऑल राइट, ठीक है जी। ये होने के बाद अब आ जाओ आगे, ये कर लिया तुमने, अब आता है टेस्ट का दिन। अब आता है टेस्ट का दिन।
अब क्योंकि कल तुम्हारा टेस्ट है सिर्फ केमिस्ट्री और मैथ्स का, है ना, फिजिक्स का नहीं है, और तुम्हें मिलेंगे इसके लिए 2 घंटे, ठीक है। तो अगर तुम सोच रहे हो 1 घंटे में टेस्ट दे देंगे, अब देखो तुम वो एक्सक्यूज नहीं दे सकते हो मेरे को कि मैम 11th का चैप्टर था, हमें आता ही नहीं था, जो तुमने पहले एक्सक्यूज दिए हैं कुछ बच्चों ने, ठीक है। अब ये वो वाले चैप्टर का टेस्ट है जो तुम डिटेल में पढ़ के आए हो टीचर से, गेटिंग माई पॉइंट। तो अपने पहली चीज तो ये दिमाग में बिठाना कि 2 घंटे यूटिलाइज करना है, ठीक है। पहली चीज, टेस्ट करते वक्त गूगल का और नोट्स का यूज नहीं करना है, कैलकुलेटर का भी मत ही करो तो फायदे में ही रहोगे, ठीक है, मत करो, तुम्हें तुम्हारा रियल स्कोर पता चलेगा, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद बात आता है कि टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। तुम्हें मिलेंगे 25 सवाल केमिस्ट्री के, मैं केमिस्ट्री का बता रही हूँ, 25 सवाल मिलेंगे तुम्हें केमिस्ट्री के। तो बेटा वो डिवाइड होगा इजी में, मीडियम में और आपका अरे इधर ध्यान दो, क्या क्या बोलते रहते हो, इजी मीडियम डिफिकल्ट, ठीक है। तुम्हें आसान सवाल भी देखने को मिलेंगे कल के पेपर में, मीडियम भी देखने को मिलेंगे और डिफिकल्ट भी देखने को मिलेंगे, और जनरली जो डिफिकल्ट सवाल डाले जाते हैं वो इंटीजर बेस्ड ही होते हैं, राइट। चलिए ठीक, कुछ भी हो सकते हैं बट हाँ इजी मीडियम डिफिकल्ट में मिलेंगे। तो जैसे ही तुम सबसे पहले तुम केमिस्ट्री का पेपर अटेम्प्ट करोगे, किसका करोगे, केमिस्ट्री का अटेम्प्ट करोगे, क्योंकि मैथ्स का जर्नली लेंदी होता है तो वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है तुम लोगों के लिए, तो उसमें तुम सारा टाइम लगा देते हो। पहले आप केमिस्ट्री का करोगे क्योंकि वो थोड़ा सा जल्दी होगा, ताकि आप बाकी का जो टाइम है वो अपना मैथ्स में स्पेंड कर सको। क्लियर है सबको। तो अब केमिस्ट्री का पेपर है तुम्हारे सामने आया, तुमने क्वेश्चन देखना चालू किया, ठीक है। आपको क्या करने हैं, आपको वो वाले क्वेश्चन पहले करने हैं जो इजी क्वेश्चन है, क्या है, जो इजी क्वेश्चंस है, गेटिंग माय पॉइंट और नोट। इजी क्वेश्चंस का मतलब ये नहीं है कि हद ज्यादा इजी, इजी का मतलब मेरा ये है कि तुमने वो क्वेश्चन को देखा और तुम्हें लग रहा है कि ये तो मेरे को आता है, ये तो मैंने क्लास में किया है, ये मैंने किसी क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे किया है, जो देखते ही हो गया, जो देखते ही हो गया, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। सुनिधि लेट हुआ आज आप क्लास में ना। नहीं मैम, मैं तो बहुत देर की आई हूँ। अच्छा, एक मिनट रुको। राइट, हाँ, ठीक है, जो देखते ही हो गया वो वाले क्वेश्चंस आपको पहले करने हैं। अब वो 25 में से कितने निकल सकते हैं, हो सकते हैं वो 10 से 15 निकल गए क्वेश्चन, है ना, 10 से 15 ऐसे क्वेश्चन निकल गए जो तुम करने बैठे तो तुम्हारे होते गए, गेटिंग माई पॉइंट, समझ आ गई सबको, ठीक है। ऐसे ही आपको मैथ्स में करना है, मैथ्स में भी आपको क्या करना है, फर्स्ट राउंड में, वो ये राउंड फर्स्ट की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है जी। ऐसे ही आपको मैथ्स में भी क्या करना है, जो आपको आसान क्वेश्चन लग रहे हैं वो आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। मैथ्स में वो तो सर बताएंगे, लाइक जब पेपर होगा कि कितने जो है थे, लाइक सवाल बन सकते थे, मेरे को आइडिया नहीं है, बस हाँ ये पता है कि मैथ्स का क्वाइट डिफिकल्ट रहता है पेपर, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड में आपको जितने मैथ्स के बने आप वो करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको टाइम बचाना, टाइम क्यों बचाना है, जो आपने केमिस्ट्री में क्वेश्चन छोड़ दिए, या तो फिर वो ये सोच के छोड़ दिया अरे यार कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसकी, टाइम लगेगा, लेकिन आपको आता है वो क्वेश्चन, क्या बोल गई मैं, आपको वो क्वेश्चन आता है बट वो कैलकुलेशन की वजह से आपने पहले राउंड में नहीं किया, तो वो वाला क्वेश्चन, वो वाले क्वेश्चन किस में चले जाएंगे, आपके राउंड 2 में चले जाएंगे, तो वहां पे बैठ के वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे। क्लियर है सभी को, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना, मान लो एक क्वेश्चन पढ़ा हो ये तो आता ही नहीं, और इसी पे ही अपना दिमाग खराब कर दिया तुमने, दिमाग पूरा का पूरा खर्च कर दिया, पूरा टाइम स्पेंड कर दिया उस क्वेश्चन पे जो नहीं आता, जो नहीं आता है देख लिया ना तुमने, नहीं आता ना, आगे बढ़ो,
और कोई भी पेपर में ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो हमने डिस्कस नहीं किया हो, मतलब वो कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया, राइट। सो आप लोगों ने अगर ढंग से पढ़ा तो बन जाएंगे, डेफिनेटली सवाल बन जाएंगे, बट ये कुछ चीजों को आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। पहले वही क्वेश्चन करने हैं जो आप लोगों को आते हैं। क्लियर है सभी को? गूगल का यूज नहीं करना है, नोट्स का यूज नहीं करना है, ईमानदारी से करना है, और ईमानदारी से करोगे तभी तुम्हें पता चलेगा तुम कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ठीक है। और जब तुम ये पता लगा लोगे कि कितनी और मेहनत की जरूरत है, तभी टीचर भी गाइड कर पाएगा कि हाँ इस बच्चे के ऊपर और मेहनत करने की जरूरत है। और इसके लिए हम लोगों ने प्लान किया है 1-on-1 इंटरेक्शन, ठीक है। अब हर बच्चे का टीचर के साथ 1-on-1 इंटरेक्शन होगा हर हफ्ते, समझ रहे हो? मतलब जैसे मान लो कोई लेट से प्रिंस है, प्रिंस राठौर, तो मैं उसके साथ 1-on-1 कर रही हूँ, ठीक है। तो किसी दूसरे बच्चे के साथ कोई दूसरा टीचर कर रहा है, तीसरे के साथ तीसरा टीचर कर रहा है, इसके हिसाब से, ठीक है। समझ आ गई सबको? तो ये रहने वाला है आने वाले दिनों में। ऑल राइट, ये वाली चीजें आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलूं आगे, चलिए। उसके बाद आप लोगों को सॉल्यूशन चैप्टर में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है जो करनी है। देखो अब वैसे तो आज का दिन रह ही गया, ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया आज का दिन, तो कल तो पेपर है, आप लोगों ने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली होगी, बट फिर भी आप लोग कुछ चीजें हैं जो आपको फोकस करनी है, जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पे आपको हद ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो आपकी 4 है, रिलेटिव, RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ये आपको करना रहेगा, ठीक है जी। उसके अलावा वॉन्ट ऑफ फैक्टर, आपको पता है ना, वॉन्ट ऑफ फैक्टर में आपका आई आ जाता है, ठीक है, आयोटा आ जाता है, जिसको आप इंक्लूड करते हो फॉर्मूले में, तो वो आपको ध्यान रखना है। कहीं किसी क्वेश्चन में मान लो इलेक्ट्रोलाइट दे रखा और तुमने उसका आई कंसीडर ही ना किया हो, तो क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल गलत। फॉर्मूले टिप्स पे होने चाहिए, और फॉर्मूले का मतलब क्या है ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। सारे फॉर्मूले अपने क्लास के नोट्स में हैं, तुम अच्छे से रिवाइज उसको कर लेना, ठीक है। उसके अलावा रोल्स, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन याद करवा रखे हैं ना मैंने, कि क्या कैसे पता लगाओगे कि कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है ना, ठीक है। और इसके साथ साथ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप, ये भी पढ़ लेना, ठीक है जी। और एक आपका इंपॉर्टेंट आता है रोल्स लो, इसके न्यूमेरिकल, ठीक है जी। तो ये वाली सारी चीजें होनी चाहिए। अब क्योंकि बेटा चैप्टर पूरा आ रहा है, तो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक टॉपिक से मतलब नहीं आएगा, आएंगे सारे टॉपिक से सवाल, बट ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके ये वाले टॉपिक्स रहेंगे, ठीक है जी। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से करना है, अच्छे से रिवाइज करके जाना है कल का, ठीक है। समझ में आ गई? अपना प्रैक्टिस कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। केमिकल काइनेटिक्स का मैं आज डीपीपी जरूर दूंगी, बट उसको आपको सॉल्व करके मुझे आज नहीं देना है, मंडे को आराम से दे सकते हो, क्योंकि जो सैटरडे वाला फ्राइडे, देखो जो आप लोगों का फ्राइडे और, मेरी स्क्रीन गई क्या? मैम। अच्छा ठीक है। हाँ, तो फ्राइडे और सैटरडे वाला जो तुम लोगों का टाइम होता है, वो किसमें पूरा स्पेंड करना है तुम लोगों को? टेस्ट प्रिपरेशन। आपको जो रेगुलर क्लास में हो रहा है उसको तुम होल्ड पे रख दोगे, क्लियर है। फ्राइडे सैटरडे फुल्ली आपको टेस्ट के लिए पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब क्योंकि आपकी छुट्टियां चल रही हैं तो अच्छी बात है, जब आप लोगों के स्कूल चालू हो जाएंगे तो ट्राई करना सैटरडे का ऑफ लेना, ठीक है। तो ये 2 दिन आप लोगों के टेस्ट प्रिपरेशन में जाने चाहिए, अगर आपका उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट है तो, ठीक है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है। अच्छा, एक और बात बतानी थी मेरे को, अभी मैं क्लास के बाद भी बताती, आई नो टाइम जा रहा है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है, सुन लो। आप लोगों के ना 12M03 रिसोर्स शीट ऑलरेडी अपलोडेड है ना, शीट पे है ना, रिसोर्स शीट। उसमें आप लोग देखते होंगे, वहीं से आप असाइनमेंट वगैरह देखते हो। वहां पे ना एक ग्रेड 11 केमिस्ट्री का टैब है, कभी टाइम हो ना खोल के देखना। अब ग्रेड 11 केमिस्ट्री में ना क्या है ना,
वहां पे ना आपके सारे चैप्टर के लेक्चर्स अपलोडेड हैं, मतलब सारे चैप्टर के, मतलब जितने भी 11वीं के चैप्टर थे ना उस पर डिटेल में। अब वो जब आप क्लास कोई अगर आप रिकॉर्डिंग खोलते हो ना तो वो आपको नीट के लेक्चर्स दिखेंगे। पहले सुन लेना मेरी बात, ज्यादा मत दिमाग लगाना, पहले सुन लो। नीट के लेक्चर्स आपको वो दिखेंगे, वो मेरे ही लिए गए हैं लेक्चर्स, नीट के लेक्चर्स। बट ध्यान रखना वो जो लेक्चर्स हैं उनका जो कंटेंट है वो जेई लेवल का है, क्योंकि आप लोगों को पता है नीट का पेपर अब आजकल कैसे आने लग गया है। गेटिंग माई पॉइंट? उनका जो कंटेंट है वो जेई रेलेवेंट है। इवन जो मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं वहां पे आपको नीट से ज्यादा जेई के देखने को मिलेंगे। तो कोई भी बच्चा कंटेंट के लिए वो वीडियोस 100% रेफर कर सकता है। क्लियर है सभी को? वो सब अपलोडेड है, डिटेल में है सारे चैप्टर का, पी ब्लॉक, प्योरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, सब कुछ। बस एक चीज ये है कि वो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स उसके लिए हैं, डिपेंडिंग ऑन द चैप्टर का वेटेज और कितना बड़ा वो चैप्टर है। लेकिन आपको यहाँ से 100% कंटेंट आपको मिल जाएगा जेई मेंस लेवल का, नॉट जेई एडवांस। देखो ऑनेस्टली स्पीकिंग जेई मेंस लेवल का आपको मिल जाएगा, तो आप आराम से वो चैप्टर्स अपने कवर कर सकते हो, जब मन करे वीडियो खोल के आप देख सकते हो। क्लियर है? चलिए, ये मुझे एक चीज बतानी थी। ठीक है सक्षम जी, ठीक है आदर्श, नैतिक, हर्षित, भूवी, स्मृतिका, सिमरन। सिमरन आप कहाँ हो बेटा? आवाज आ रही है आपको मेरी? यस मैम। नेटवर्क इश्यू कैसे हो रहा है आज बेटा? कैसा? मैम नेटवर्क इशू नहीं मैम, हमने ना जो ग्रुप में लिंक था उससे ज्वाइन किया था मैम, उससे हो नहीं रहा था, तो सर ने जो लिंक सेंड किया उससे किया। ऑल राइट, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ जी। चलिए ठीक है, अब चलो, अब हम स्टार्ट कर सकते हैं अपना केमिक। किसी को कोई भी प्रॉब्लम है क्लास के बाद रुक जाना, पेपर और कुछ अगर आपको पूछना है, अटेम्प्ट कैसे करना है या किसी भी चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं अवेलेबल हूँ क्लास के हाफ एन आवर तक। ठीक है चलिए, अब हम चलते हैं मेरा बेटा। आज का जो करना है हमें, बेसिकली मेरा जो एक लेक्चर था थर्सडे को, वो हर्षित सर ने आप लोगों का मैथ्स का लिया था, तो अपना एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका था। ठीक है, उसमें क्या क्या किया था वो हम देख लेंगे अभी। आज क्या करने वाले हैं हम, रेट ऑफ रिएक्शन पे कुछ सवाल आपको और कराऊंगी। कौन कौन से फैक्टर है, सिमरन हो सकता है आपने ये वाला टॉपिक दूसरे बैच में कर लिया हो, बट ये आप क्लास अटेंड करेंगे क्योंकि वहां पे शायद आपने कम क्लास अटेंड की होगी। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट को, रेट लो, रेट कांस्टेंट क्या होता है, यूनिट क्या है रेट कांस्टेंट की, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन, ये सब मैं आज की क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। क्लियर है सभी को? ठीक है, बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया है। अब मैं आपको एक बार याद करवा देती हूँ क्योंकि काफी दिन पहले अपन ने क्लास ली थी, तो शायद हो सकता है आप लोग रिवाइज ना करके आए हो, तो मैं एक बार बता देती हूँ मैंने क्या क्या कराया था। तो मैंने बेसिकली आपको रेट ऑफ रिएक्शन बताया था। किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखना आप लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लो लेट्स से मेरे पास ये है ए बी बी गिव्स सी सी डी डी, एक जनरल रिएक्शन है। तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन लिखना है तो क्या आप इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख सकते थे, हाँ या ना? स्मृतिका? यस मैम। -1 a dA by dt, याद करो जो स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आता है वो कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में जाता है, और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के आगे माइनस लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, ये आपका नेगेटिव निकल के आएगा, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, बोलो, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, 1/c dc by dt आप इंस्टेंटेनियस रेट के टर्म्स में लिखो, एवरेज रेट के टर्म्स में लिखो, आपकी इच्छा। ठीक है, dt by dt। ठीक है, और जो आपका कंसंट्रेशन है वो आप मोलैरिटी की टर्म्स में लिख सकते हो, आप प्रेशर की टर्म्स में लिख सकते हो, और समीर और किसकी टर्म्स में लिख सकते हो, बताओ बताओ बताओ। मोल्स। हाँ, मोल्स की टर्म, ये किसने, संदीप ने बोला था क्या? मोल्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अच्छा, तो रेट ऑफ रिएक्शन अपना यही था ना, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन इनटू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट? यही था। और जब मैंने तुम्हें, नेटवर्क चला गया था जब मैं पूछती हूँ तब क्यों चला जाता है नेटवर्क? चलो अब तो गया वो क्वेश्चन। रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या लिखोगे, रेट ऑफ डिसअपियरेंस में आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट इंक्लूड
नहीं करोगे, रेट ऑफ नहीं अपीयरेंस में कोएफिशिएंट इंक्लूड नहीं करोगे। क्या मैं रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिख सकती हूँ बेटा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बाय कोएफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या है, कोएफिशिएंट को इंक्लूड कर रहा है, मतलब ये कोएफिशिएंट को बता रहा है, बस उसका डिनोट करने का तरीका है। लिख सकती हूँ ना मैं ये चीज, बोलो, सोच Yes, समझ ma'am. के बताना। Yes, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को ये लिख सकती हूँ ना। देखो माइनस डी ए बाई डी टी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, तो अगर इसको मैं कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दूं तो बन गया ना वो रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पे एक एग्जांपल भी लिख के बता रखा है, लेट से ये एक एग्जांपल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे, क्या हुआ ध्रुवी, रो क्यों रही हो ध्रुवी, रो क्यों रही हो? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बाय 2, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 4 है, इसका 3 है। अभी तो मैं ये बहुत आसान पढ़ा रही हूँ, अभी तो लेवल बढ़ेगा इस चैप्टर का आगे जाके, अभी तो बहुत आसान आसान चीजें चलेंगी 2-3 दिन। रोने का नहीं भाई, रोने का नहीं, ठीक है। चलिए चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आगे चलेंगे। तो 3 क्वेश्चंस करने अपने को बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। तो पहला क्वेश्चन ये है, क्या किसी ने ये घर पे ट्राई किया था? आ जाओ इधर, देखो आपको ये रिएक्शन दे रखी है, सिमरन किया था ये वाला Yes, क्वेश्चन? ma'am. क्या किया था? नो मैम, ये क्वेश्चन नहीं किया। ये क्वेश्चन नहीं किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपको बेसिकली केमिकल इक्वेशन दे के, सबसे पहले आपको क्या चेक करना होता है, माइक म्यूट कर लीजिए, इक्वेशन शुड बी, बोलो सक्षम, बैलेंस्ड। क्या पड़ेगा, इक्वेशन शुड बी बैलेंस। चेक करो क्या बैलेंस है? हाँ मैम है, बढ़िया तरीके से बैलेंस है, एकदम सही टिकी हुई है, ठीक है। चलिए आपको कुछ डेटा दे रखा है, ध्यान से देखिए, दे रखा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस की कुछ कुछ किसी के बराबर दिए हुए हैं। ये आपको करेक्ट रिलेशन बताना है K1 K2 और K3 के बीच में। तो तुम मुझे बताओ, अंजलि आप मुझे बताओ, सबसे पहले मेरा काम क्या होगा, क्या लिखूंगी, हाउ टू अप्रोच दिस क्वेश्चन, ये बताओ मेरे को आप, अंजलि। मनीषा, अगर नहीं आता तो से डायरेक्टली कि मैम नहीं आता। मैम पहले हम इसमें यस वेरी गुड, रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे यार, ऐसे ब्लैंक वन बाय 3 हाँ। डी आर ओ नेगेटिव अपॉन टी, फिर इक्वल टू जो प्रोडक्ट साइड में 1 बाय बी आर ओ 3। कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 ही होगा, ठीक है। और यस 1 मैम, बाय 2 2 बाय dt ऑफ वी आर नेगेटिव। यस यस मैम। हम पहले रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। चलिए आइए इधर आइए, वेरी गुड। उसके बाद देखो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने को, ये तो लिख दूं मैं K1 बाय 3 वी आर ओ नेगेटिव, देख रहे हो ये कितना दिया हुआ है, K2 वी आर ओ नेगेटिव का स्क्वायर, और ये देखो K3 बाय 2 वी आर ओ नेगेटिव। क्लियर है? श्रुति, ध्रुवी, सुनिधि, यस मैम। ठीक है। सक्षम, राहुल, ताजिया, यस मैम। yes, ठीक है। चलिए ये तो कैंसिल हो गया, देखो तो हमारे पास क्या रह गया, हटा दो इसको, चलो पढ़ा ही रहने दो। K1 बाय 3, K2, K3 बाय 2। अब तुम्हें देखो सबके बीच में यहाँ पे रिश्ता बताना है, आपको ये देखना है कि कौन सा सही रिलेशन है। गेटिंग माई पॉइंट? चलिए आइए इधर आइए। तो अगर मैं क्या करूं, सबसे पहले इन दोनों का निकाल लूं, K1 बाय 3 इज इक्वल टू K2, तो ये क्या होगा, K1 किसके बराबर हो जाएगा, 3K2 के। एक चीज आ गई हमारे पास जिसका डन हो गया, प्राउड ऑफ यू मेरा बेटा, ठीक है। ऑलराइट, उसके अलावा क्या करोगे, K1 का और K3 का रिलेशन निकाल लो, ठीक है, निकाल लो। तो क्या हो जाएगा देखना, K1 बाय 3 इज इक्वल टू K3 बाय 2, तो क्या हो जाएगा, K1 इज इक्वल टू 1.5 K3, 3 बाय 2 1.5 होता है ना, अगर मैं 3 को यहाँ लेके जाऊँ तो, ठीक है। क्या तुम्हें कोई आंसर दिखाई दे रहा है सिमरन, इसमें से कौन सा आंसर दिखाई दे रहा है मेरा बेटा? मैम सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, तो क्या मैं सेकंड पे मार्क कर दूं? गौरव पाल कहाँ भाग गया? यस मैम। वेरी गुड। नैतिक, प्रिंस खुजान, तुषार, हर्षित, हर्षित कपूर,
सुमित मैम। हो ना क्लास में? गौरव पाल, रिया, यस मैम। ठीक है। यस मैम। गर्व, ठीक है। कौन सा एक बच्चा नहीं है? ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करो बेटा, ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो एक बार करने का। देखो आपको क्या दिया हुआ है, एक रिएक्शन दी हुई है ना जी, दी हुई है, और आपको कुछ अलग से यहाँ पे एक चीज लिख के दी हुई है, log dA by dt इज इक्वल टू log dB by dt प्लस 0.3010। अब आपको क्या बताना है, जो a है ना, a और b वो क्या है यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअली ना इसको ऐसे लिखना चाहिए था इनको, x कैपिटल A y कैपिटल B, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, A और B क्या होगा, ठीक है। तो कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस सवाल को, ये मैंने डीपीपी में भी दिया था, तुम लोगों को याद है, ऐसा। यस तो मैम। बेसिकली तुम लोग क्या कर सकते हो यहाँ पे, 0.30 जिसका हो गया बहुत बढ़िया है बेटा, 0.3010 को तुम क्या लिख सकते हो, log 2। log 2 लिख सकते हो, log 2 लिख सकते हो, ठीक है। तो क्या करूं मैं, अब देखना, इसको मैं यहाँ पे ले आऊं तो log, यहाँ पे लिख देती हूँ log dA by dt माइनस log dB by dt इज इक्वल टू log 2 लिख दूं, और ये क्या बन जाएगा, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी बन जाएगी, यानी कि log m by n dA by dt by dB by dt और log 2, बोलो क्या कहते हो। और इसको कैसे लिख सकती हूँ, dA by dt dB by dt इज इक्वल टू 2, बोलो हाँ के ना। यस मैम। ठीक है, श्रुति, यस मैम। रिया, रिया जवाब देना पड़ेगा तुम लोगों को मेरी बातों का, हाँ ठीक है। अब इसको कैसे लिख सकती हूँ, गौरव सोच मत, कुछ है तो पूछो। इसको कैसे लिख सकती हूँ, -1/x dA by dt, बोलो, इज इक्वल टू 1/y dB by dt, बोलो हाँ या ना। Yes, ma'am. ठीक है, चलिए अब क्या होगा, dA by dt dB by dt इसका मैं मोड ले लूंगी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x/y, बोलो हाँ या ना। अब तुम अगर इसको और इसको कंपेयर करोगे तो x/y क्या आ रहा है मेरा बेटा, 2 आ रहा है, यानी कि x रेशियो y क्या आ रहा है, 2:1, यानी कि मैं बोल दूं xy है, x2 है और y क्या हो जाएगा, y, ठीक है जी, यस और नो। Yes, ma'am. यस ठीक है। मैम। तो अब हमें देखना है, देखो तुम लोगों ने थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक तो पढ़ा होगा ना, एन ब्यूटेन क्या होता है, ये होता है C4H10 होता है, पढ़ा है एन ब्यूटेन, ठीक है। आइसोब्यूटेन क्या होता है, आइसोब्यूटेन ये होता है मेरा बेटा, इसको भी थोड़ा कहीं देखा होगा, ये भी देखो वही है, C4H10 है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये क्या है, C2H2 है और ये आपका बेंजीन है, एसिटाइलिन है और बेंजीन है, देखो इधर, यानी कि 3 टाइम्स होगा तब आएगा ये, तो ये तो 3:1 का रेशियो हो गया, है ना, मतलब x3 हो गया और y1 हो गया, तो ये तो नहीं हो सकता, और ये बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या है, C2H4 gives C4H8, यानी कि ये 2 टाइम्स होगा। अब देखो x2 है और y क्या है, 1, तो आंसर क्या होगा तुम लोगों का, C होगा, सी। आंसर क्या होगा, C होगा। बात बन गई आरुष, यस मैम। पक्का, आदर्श, यस मैम। बहुत ही बढ़िया, नहीं बन रही तो आस्क मी, ठीक है। चलिए ठीक है, और ये तो समझ में आ गया होगा, देखो N2O4 NO2, ठीक है। तो ये तो बेसिकली 1:2 वाले बन गई बात, ठीक है जी, हो भी जाएगा। तो यानी कि अपना आंसर क्या आ जाएगा, C। कर लोगे इसको, यस मैम। ठीक है। चलो अगर कर लोगे इसको बहुत ही बढ़िया बात है। अब ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ट्राई करोगे और फिर मुझे बताओगे कि कैसे करना है इसको, ठीक है। करो 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 बेटा, दे रही हूँ तुम्हें 1-2 मिनट, करो इसको।
आर्यन है क्लास में? आर्यन? यस मैम। ठीक है। नहीं बेटा, मैं अटेंडेंस देख रही थी तुम लोगों की ना। करो तुम लोग, क्वेश्चन करो। तुषार है? तुषार थम्स अप दे दो एक बार। हो यहाँ पे? ठीक ठीक। सारे प्रेजेंट है एक्सेप्ट कृष्णा। ऑल राइट। हाँ जी, करो मेरा बेटा। ये जेई 2026 कह रही हूँ 2022 में आया था। कर रहे हो ना? हाँ करो। आ रहा है कुछ समझ में आप लोगों को? क्या जो ये लैंग्वेज दे रखी है उसको समझ पा रहे हो कि वो क्या पूछ रहा है आप लोगों से? राहुल सीधा ही ऐसे कर दिया? वाई? ऐसा तो नहीं है, मैंने पढ़ा नहीं रखा। क्या समझ में आ रहा है राहुल देख के? बताओ मेरे को। माइक अनम्यूट करो। नहीं, यूनिट में नहीं आएगा पंगा। सुमित कैसे करना है? एक तो तुम लोग नहीं बोलते हो ना, बोला तो करो क्या समझ में आ रहा है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कुछ ना आ रहा हो समझ। सुमित आप बताओ। मैं अभी तो सॉल्व ही कर रहा हूँ अप्रोच बताओ कैसे किया। मैम। पहले तो वही लिखा, रेट ऑफ रिएक्शन जैसे पहले लिखते। ठीक है, और क्या दिया हुआ है तुम्हें? पढ़ना एक बार। क्या दिया हुआ है? कंसंट्रेशन ऑफ सी चेंजेस फ्रॉम इतने टू इतने। ये निकाल लिया तुम सब लोगों ने? डीसी बाई dt निकाल लिया क्या? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, कंसंट्रेशन निकाल सकते हो ना तुम? यहाँ पे डेल्टा ले लो, डीसी वो ले लो। ठीक है, तो 20 माइनस 10/10। ठीक है, तो बस इसकी यूनिट क्या है? मिलीमोल डेसीमीटर क्यूब। आपको पता है 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इसमें तो घबराने वाली कोई बात थी नहीं। तो डीसी बाई dt तुम्हारा कितना आ गया? निकल गया 1 आ गया। बोलो 1 मिलीमोल लीटर पर लीटर पर सेकेंड। इसमें क्या था? इतना तो तुम अप्रोच कर ही सकते थे। अब तुम्हें देखो लैंग्वेज तो समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ इधर आओ। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी यानी कि dd बाई dt is 1.5 times the rate of disappearance of b यानी कि माइनस db by dt। बोलो क्या कहते हो? हाँ, स्मृतिका, अंजलि, मनीषा, सिमरन? Yes, ma'am. यस मैम। झूठी यस मैम मत बोलना कोई मेरे को। ठीक है, तो 1.5 को मैं क्या लिख सकती हूँ बेटा? 3/2 लिख दूं? मैम समीर आ रहे? बोलो। मैम यहाँ पर हम डी की वैल्यू पुट कर सकते हैं 9। कहाँ पे? हाँ, वो अभी धीरे धीरे चल रहे हैं ना अपन, एक बार पढ़ते हुए जा रहे हैं, तो जो जो समझ में आ रहा है वो लिखते जाते हैं बेटा। ठीक है, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो सिमरन, है ना? चलिए ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 को मैं नीचे ले आऊं, 1/3 dd बाई dt।
क्योंकि मैं पहले ना कोफिशिएंट निकालने की कोशिश कर रही हूँ सिमरन, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, -1/2 dp बाय db बाय dt। क्लियर है इतना? अब तुम्हें ये समझ में आ गया? आपको पता है ना जो ये कोफिशिएंट होता है वो नीचे आता है डिनोमिनेटर में। तो मुझे बेटा यहाँ से गामा 4 मिल गया 3, मुझे यहाँ से गामा 2 मिल गया कितना 2। बोलो क्या कहते हो? ये दो हमें चीजें माइनस क्यों आया? फिर से बोलो। माइनस का साइन क्यों आया है? बी रिएक्टेंट है ना, आप उसने बोला है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, तो माइनस लगाओगे ना बेटा, ठीक है। ठीक है मैम। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी एक्सपेरिमेंटली कितना डिटरमाइन किया गया, इतना लिख दे फिर। बोलो। तो यानी कि dd बाई dt कितना है मेरा बेटा, 9 मिलीमोल। आंसर 1 आ रहा है क्या? ठीक है, जिसका 1 आ रहा है बिल्कुल ठीक जा रहा है, यही आंसर है उसका। इतना आ गया। अब वो कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बता दो, जिसका 1 आ रहा है बधाई हो, ठीक जा रहे हो। अब इधर देखो एक बार, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन हमें कोफिशिएंट निकालना है। गामा 2 पता चल गया, गामा 4 पता चल गया। क्या मैं गामा 1 और गामा क्या बोलते हैं, क्या मैं यहाँ पे गामा 2 और गामा 3 भी कर सकती हूँ? एक मिनट रुकना। अच्छा, एक और चीज हमने मिस कर दी बच्चों, ये वाली चीज कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इधर देखना एक बार, इज ट्वाइस ऑफ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। देख रहे हो, ये मिस कर दिया हमने पढ़ते वक्त, ठीक है। तो ये 2 नीचे आ जाएगा तो क्या होगा, -12 dB बाई dt इज इक्वल टू -da बाई dt। तो यानी कि हमें कोफिशिएंट मिल गया गामा 1 कितना, बोलो 1, और बी का हमें पता ही था 2, यानी कि मुझे सी का चाहिए। अब क्या कर सकती हूँ, तो सी और डी को ले लो, क्या लिख सकती हूँ, -1 बाय गामा 3 प्लस, सॉरी प्रोडक्ट में है ना, +1 बाय गामा 4 dd बाय dt। बोलो हाँ या ना। और dc बाय dt 1 था, और dd बाय dt कितना है 9, और गामा 4 कितना है 3। बोलो हाँ या ना। तो ये आ जाएगा गामा 3 1/3। तो क्या मेरे को सारे कोफिशिएंट मिल गए, गामा 1 मिल गया, गामा 2, गामा 3, गामा 4। गामा 1 कितना है बताओ मेरे को, 1। गामा 2 कितना है 2, गामा 3 कितना है 1/3, और गामा 4 कितना है 3। बोलो हाँ या ना। तो a + 2b gives 1/3c + 3d। बोलो क्या कहते हो। अब आपको फ्रैक्शन में नहीं लेना है इसको, फ्रैक्शन में नहीं लेना है इसको, सिंपलेस्ट उसमें कन्वर्ट करो। तो 3a + 6b gives c + 9d। बोलो हाँ के ना। क्योंकि अगर आपने ऐसे लिखा आपका सवाल गलत हो जाएगा बुरी तरीके से। अब आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था तो किसी का भी कर लो। -dc बाई dt की हमें वैल्यू ऑलरेडी पता थी, कितनी दी थी, प्लस, सॉरी मैं बार बार माइनस पता नहीं क्यों लिख रही हूँ, प्लस प्रोडक्ट की है ना कॉन्सेंट्रेशन, आपको निकाल ही ली थी आपने 1 मिलीमोल। क्या कहते हो, आंसर कितना आ जाएगा फिर? ये मैंने समझाया है इसलिए ये इतनी देर लग गई, नहीं तो ये इतनी देर का सवाल नहीं था, ठीक है। समझ में आया उसने क्या पूछा हुआ है? आपको कुछ नहीं करना, जैसे क्वेश्चन में बोला हुआ है बस उसके अकॉर्डिंग वैसे 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 चलते जाओ, ठीक है। आपका आंसर खुद ब खुद निकल के आ जाएगा। हो गया, सुमित हो गया, प्रिंस खोजान हो गया, आदर्श हो गया, मैम नैतिक हाँ बेटा बोलो। मैम जो आपने मतलब जो गामा 2 और गामा 4 की जो वैल्यू निकाले वो हाँ मैम एक बार दोबारा से बताना। गामा 2 और गामा 4 की वैल्यू कैसे निकाल ली? मैम तो वो सिमरन बिल्कुल आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को जो तुम्हारी। 3/2 है वो मैम बताना है। अच्छा ये देखो, इसमें ये बोला हुआ था रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, यानी कि dd बाई dt 1.5 टाइम्स है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, यानी कि -dp बाई dt, ठीक है। तो आपको, अरे इधर आओ 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, वही लिखा है, देखो वही लिखा है। 3 को मैं नीचे ले आई सिमरन, ठीक है।
तो 1/3 dt by dt इज इक्वल टू -12 dp by dt। तो ऐसे करके मुझे गामा 4 मिल गया कोफिशिएंट, और अब मुझे गामा 3 भी, गामा 3 नहीं गामा 2 मुझे यहाँ पे मिल गया। ठीक है, इस तरीके से। शॉर्ट इतना स्लो मैंने पढ़ाया, अभी भी तुम्हें शॉर्ट में दोबारा सुनना है, क्लास के बाद रुकना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने किया है। तो चारों कोफिशिएंट हमने निकाल लिए और हमारा आसानी से क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब फिर भी इसको किसी में, अगर किसी को इस प्रॉब्लम आई है इस क्वेश्चन में, प्लीज क्लास के बाद रुक जाना। अभी मैं आगे चल लूं क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत बार बार मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए बेटा, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं तुम्हें डिटेल में ये नहीं पढ़ाने वाली, क्योंकि डिटेल में हम आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, नहीं आपको इंटीजर में लेना पड़ेगा मेरा बेटा। अभी आगे हम जो करेंगे ना एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, अब ऐसा नहीं होता ना, आधा 1/3 सी एटम नहीं पढ़ते हम, या तो एक एटम पढ़ेंगे, 2 पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे, 1/3 एटम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, फ्रैक्शन में नहीं लेना उसको। ठीक है जी, चलिए मेरा बेटा, अब देखो ये जो फैक्टर है ना जो रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, ये सब हम आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में करने वाले हैं। लेकिन आपको मैं एक जगह लिखवा देती हूँ कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेट को अफेक्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो अगर मेरा बेटा, आप लोगों को पता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, तो अगर मैं रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दूंगी, अगर ज्यादा रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होगी तो ज्यादा कोलिजन होगा मॉलिक्यूल्स के बीच में, गेटिंग माय पॉइंट। और ज्यादा कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, तो मतलब आपका रेट क्या करने वाला है, बढ़ने वाला है। और दूसरी बात है टेम्परेचर। टेम्परेचर पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा एक बार बताओ। अगर तुम टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बड़ी जल्दी क्या करने वाले हैं, कोलाइड करने वाले हैं, तो आपका रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जनरली अगर आपने स्कूल में पढ़ा है तो पढ़ी होगी ये चीज कि अगर हम 10 डिग्री से टेम्परेचर राइज करते हैं तो रेट 2 to 3 टाइम्स बढ़ जाता है, अगर पढ़ा होगा तो, वरना हम आगे जाके डिटेल में वैसे भी करने वाले हैं। कैटलिस्ट क्या काम करता है, कैटलिस्ट रिएक्शन को फास्ट करने का काम करता है। अगर कोई रिएक्शन मान लो स्लो हो रही है, तो अगर आप उसमें एक ऐसा नहीं अंट कोई भी कैटलिस्ट डाल दोगे, अगर आप उसमें एक प्रॉपर कैटलिस्ट डालते हो तो वो रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। फोर्थ पॉइंट है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट। यहाँ पे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट था, वैसे ही आपका प्रेशर ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, प्रेशर भी बढ़ाओगे तो रेट बढ़ेगा। उसके बाद सरफेस एरिया की अगर मैं बात करूं, एक आपके पास क्या पाउडर्ड फॉर्म में है कोई चीज, ठीक है, एक विदाउट पाउडर्ड फॉर्म में है, तो पाउडर्ड फॉर्म में क्या होगा, सरफेस एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा, तो वहां पे क्या होगी, फास्ट रिएक्शन होगी, रेट बढ़ेगा उस रिएक्शन का अगर ज्यादा सरफेस एरिया होगा। पांचवी चीज, छठी चीज आपको बोला नेचर ऑफ रिएक्टेंट। स्लो कर रहे हैं रिएक्शन को, स्लो क्यों करना है तुम्हें, तो तुम्हें इनहिबिटर डालना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, और कई रिएक्शन तो बेटा नेचर में बहुत स्लो होती हैं, ठीक है, तो उनका टेम्परेचर बढ़ा के या कैटलिस्ट डाल के उनको फास्ट किया जाता है मेरा बेटा। ठीक है, उसके बाद है नेचर ऑफ रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट का नेचर क्या है वो भी डिपेंड करता है। देखो कोई मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं ना जिनमें बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। अगर मान लो कोई रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है, लेट्स से मान लो बहुत ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो उसको तोड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। तो अगर ए बी को तुम्हें तोड़ के प्रोडक्ट बनाना है, क्योंकि रिएक्शंस में हो क्या रहा होता है, बॉन्ड बन रहे होते हैं, बॉन्ड टूट रहे होते हैं, तो अगर किसी मॉलिक्यूल का नेचर ही ऐसा है कि भाई साहब बड़ी जद्दोजहद लग रही है हमें उसको तोड़ने में, तो ऑब्वियस ही बात है उसका क्या हो जाएगा, रेट स्लो होगा। तो रिएक्टेंट के नेचर पे भी डिपेंड करता है कि आप रिएक्टेंट क्या ले रहे हो। ठीक है, सातवीं चीज आती है इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हम जनरली बात करते हैं मेरा बेटा उसमें फोटोकेमिकल रिएक्शंस में। ठीक है, अब इसमें क्या होते हैं, कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं, जैसे काफी सारी है वैसे तो, H2 + Cl2 gives 2HCl। ठीक है, अगर यही रिएक्शन अगर आप डार्क में करते हो ना तो ये रिएक्शन काफी स्लो होती है, बट अगर आप ये सनलाइट की प्रेजेंस में करते हो ना तो ये रिएक्शन क्या होती है, इसका रेट बढ़ जाता है। तो यस, लाइट की इंटेंसिटी पे भी डिपेंड करती है फोटोकेमिकल रिएक्शन। और जब आप जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनकी बात कर रही हूँ, जब आप जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे ना, अभी मैं आपको लोगों को पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस का भी एग्जांपल होती है।
अगर तुमने स्कूल में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो ये चीज पढ़ी होगी, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा हल्का फुल्का वहां पे भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये 6-7 फैक्टर है जिसपे आपका रेट डिपेंड करता है। अब हमें डिटेल में क्या क्या पढ़ना है, इधर आओ। एक तो ये पढ़ना है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर ये वाला हम आर्हेनियस इक्वेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। कैटलिस्ट, कैटलिस्ट भी हम पढ़ेंगे अलग से कि किस तरीके से कैटलिस्ट जो है एनर्जी को कम कर देता है। ये हम मेन जो है पढ़ने वाले हैं, पहला, दूसरा, तीसरा वाला, ठीक है जी। आप जितनी इंटेंसिटी देखो, जब कोई रिएक्शन, वैसे थोड़ा मैं बियॉन्ड जा रही हूँ, आपने रेडिकल सुना होगा वर्ड अगर ऑर्गेनिक पढ़ी होगी तो, ठीक है। तो जितना आप ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट डाल रहे हो उसमें तो क्या होगा, वो रेडिकल जो है जल्दी ब्रेक होगा। अब जल्दी ब्रेक होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी, रेट ज्यादा होगा, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट पे डिपेंड कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं रेट एंड रेट लो एक्सप्रेशन पे। तो फटाफट से मेरा बेटा हेडिंग डालो, रेट एंड रेट लो एक्सप्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम लोगों का नेटवर्क इश्यू नहीं है क्या, चल नहीं रहा है क्या, बार बार लीव कर रहे हो, क्लास में आ रहे हो, लीव कर रहे हो, क्लास में आ रहे हो, है जी? क्या समझ में आ रहा है फिर, सक्षम क्या हो रहा है? मैम नेटवर्क, बारिश हो रही है क्या हिमाचल में? मैम वो तूफान चला हुआ यहाँ पर। अरे अरे, ये तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। यस मैम। ठीक है, कोई बात नहीं, अब पढ़ना है, पढ़ लेते हैं। चलो चलो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हमारे भी बहुत खराब है यहाँ मौसम। चलिए आओ, लिख लिया ऊपर मेरा बेटा रेट एंड रेट लो एक्सप्रेशन। आइए आइए, देखो आपने इक्विलिब्रियम में चीज पढ़ी होगी, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन पढ़ा था किसी ने? पढ़ा होगा, है ना? तो वो लॉ ऑफ याद मास नहीं। ऑफ एक्शन क्या था, उसको इससे हम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हैं। देखो, अगर मैं कोई, मान लो कोई जनरल रिएक्शन ले लेती हूँ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ध्यान रखना मैं टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही हूँ, ठीक है। टेम्परेचर चेंज करते ही रेट चेंज हो जाएगा। तो कोई कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मान लो 30 डिग्री पे मैं रिएक्शन कर रही हूँ, 25 डिग्री पे रूम टेम्परेचर पे कर रही हूँ, तो मैं एक जनरल रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया, ए प्लस बी प्रोडक्ट, ठीक है। तो मेरा बेटा, अगर आपको कोई रिएक्शन दे दी जाए, पहले तो चेक करना कि वो बैलेंस्ड है या नहीं, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बेटा इसका आप रेट लो कैसे लिखोगे, ठीक है, आप रेट लो कैसे लिखोगे, तो रेट जो होता है, रेट लो के अकॉर्डिंग जो हमारा रेट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के। किसके होता है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे बात आती है, मैम यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आप कौन से लोगे? याद करो, जब तुम लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन लिखते थे तो उसमें जो आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन होता था, उसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता था वो आप पावर में लेते थे। अगर थोड़ा थोड़ा याद है तो, आपको नहीं है तो इट्स ओके। बट यहाँ पे जो मैं स्टोइचियोमेट्रिक, देखो जो यहाँ मैं पावर में ले रही हूँ, वो यहाँ पे मैं एक्स और वाई ले रही हूँ, मैं ए और बी नहीं ले रही हूँ। मैम ऐसा क्यों, अभी धीरे धीरे चल के मैं आपको लोगों को बताऊंगी, ठीक है। अब इसमें प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊंगी बेटा, एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम क्या होगा तुम्हारा, रेट कांस्टेंट होगा। ध्यान रखना, ये स्मॉल के होता है, कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है आप लोगों का। तो ये स्मॉल के क्या है मेरा बेटा, ये आपका रेट कांस्टेंट बोल दो इसको, या फिर इसको आप वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो। क्या बोल दो, वेलोसिटी कांस्टेंट बोल दो, या फिर इसको आप बोल दो स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। क्या बोल दो, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हो, बट इस नाम से ज्यादा सवाल कभी पूछ लिए जाते हैं, यस और नो। बहुत आसान चीजें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बिल्कुल चिंदी सा टॉपिक है आज का, बहुत आराम से और आसानी से समझ आने वाला टॉपिक है। मुश्किल होता तो मैं बता देती, ठीक है। चलिए मैम अभी एक्स, फिर से बोलो। मैम ये पावर में एक्स और वाई क्या है? एक्स और वाई अभी मैं बता रही हूँ, एक्स और वाई क्या है मैं बता रही हूँ। देखो, जो यहाँ पे एक्स है ना बेटा, वो क्या है, ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए। हाँ जी, बोलो जी। मैम यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन का होगा। यस, जो यहाँ पे रेट डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रेट लो के अकॉर्डिंग क्या है,
रेट लॉ के अकॉर्डिंग जो आपका रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन में तुमने चेंज किया तो रेट भी क्या होने वाला है, वहां पे चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे एक्स और वाई क्या है, एक्स यहाँ पे है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और वाई क्या है यहाँ पे ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी है। ठीक है जी। अब ध्यान से सुनो, अगर मैं बोलूं x प्लस वाई क्या होगा, अगर मान लो इन पावर को मैं ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाएगा, रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर बन जाएगा। ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है मेरा बेटा, जो भी आपका ऑर्डर निकल के आता है ना रिएक्शन का, वो कभी भी आप थियोरिटिकली नहीं बता सकते हो, एक्सपेरिमेंटली वो निकल के आता है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, रिएक्शन का ऑर्डर कभी भी आप थियोरिटिकली नहीं बता पाओगे, अब वो एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है। ठीक है। जैसे ऑर्डर का मतलब है, जैसे अभी आप आगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ोगे। जैसे जीरो ऑर्डर का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं एक्स और वाई को जीरो ले लूं तो क्या हो जाएगा बताओ, किसी की भी पावर 0 1 होता है तो रेट किसके बराबर आ जाएगा मेरा बेटा, के बराबर आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि जीरो ऑर्डर के केस में आपका जो रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो थ्रू आउट द रिएक्शन क्या है, वो रेट आपका कांस्टेंट है, सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे जो मैंने x लिखा है बेटा, वो x a के बराबर हो भी सकता है, वो x a के बराबर नहीं भी हो सकता है। सुनते जाओ। y जो है वो b के बराबर हो भी सकता है, वो y b के बराबर नहीं भी हो सकता। ये पॉसिबल केसेस आपके पास हो सकते हैं। हाँ बोलो गौरव। मैम एक जो टर्म ये ऑर्डर टर्म है उसे अगर थोड़ा समझा सकते हो, क्या इसका रियल मतलब क्या होता है? देखो, ऑर्डर का मतलब क्या होता है ना मेरा बेटा, जो हम काइनेटिक्स में पढ़ते हैं ना, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपके अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं, जैसे जीरो ऑर्डर क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है ना, सेकेंड ऑर्डर क्या होता है, ये आप केमिकल काइनेटिक्स में जनरली आप पढ़ते हो। तो वो एक्स और वाई क्या होता है, हाँ से पता क्या चलता है ऑर्डर से? वही यही तो सिखा रही हूँ मैं अभी, यही सिखाऊंगी आज की क्लास में कि कैसे पता चलता है, कैसे आप पता लगाओगे कि रिएक्शन जीरो ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है। पहले तो ये समझो कि हाँ 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 फिर बोल बेटा। मैम पता क्या चलता है इस ऑर्डर से, ये पूछ रहा हूँ। पता ये चलता है कि आपका रिएक्शन कितनी टाइम्स, आपका लेट से जीरो ऑर्डर है मान लो, ठीक है। तो जीरो ऑर्डर से मुझे क्या पता चलता है, जीरो ऑर्डर से मुझे ये पता चलता है कि आप कॉन्सेंट्रेशन को, रिएक्शन चल रही है, कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है लेकिन उसका रेट चेंज नहीं हो रहा। यानी कि जीरो ऑर्डर से हमें ये पता चल रहा है कि जो आपका रेट है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर मान लो मेरा एक्स लेट से 1 आता, यहाँ पे मैं बताती हूँ, इधर आओ, लेट से ये है मेरी रिएक्शन, ठीक है। ए की पावर x ले ले बेटा। अगर मैं बोलूं x1 है, ये x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो पता चल गया ना तुम लोगों को, ऑर्डर रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना, क्योंकि तुम लोग मेरे को पूरा नहीं बता देते तो मेरे को फिर पहले ही बताना पड़ता है चीज। x1 है तो x1 का मतलब क्या हुआ, खुद बताओ तुम लोग, a की पावर 1 होगा। तो खुद बताओ इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है, अगर मान ले बेटा मैंने कंसंट्रेशन को 2 गुना कर दिया, 2 टाइम्स हो गई, तो रेट कितना हो जाएगा तुम्हारा, बताओ कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर मैंने इसको 3 टाइम्स कर दिया कॉन्सेंट्रेशन को, रेट क्या हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, मतलब 3 गुना हो जाएगा। मान लो यहाँ पे x की वैल्यू 2 है और मैंने a की कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दी, तो रेट कितना हो जाएगा मैम 4 टाइम। यानी कि ऑर्डर से हम ये पता लगा सकते हैं कि कितने टाइम तुम कंसंट्रेशन को चेंज करोगे, उससे आपका रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब क्लियर हुआ? कितने टाइम में वो कंप्लीट होगी रिएक्शन, ये चीज? ना 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 ना, इसको अभी रिलेट मत कर, अभी तो मैं आई नहीं जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर को। चेंज कितने टाइम होगा, चेंज कितना टाइम होगा, ये मैं पूछ रही हूँ, ये मैं बता रही हूँ।
ठीक है, अभी तुम जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पे ना जाओ बिल्कुल भी। क्या ये लिख ली, ये वाली सारी चीज लिख ली? कंफर्म करो जल्दी से मेरे को। पक्का? बहुत ही बढ़िया। चलो अब जल्दी से ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो फटाफट जो पॉइंट्स टू रिमेंबर में है। सिंस ऑर्डर्स आर डिटरमाइंड ओनली एक्सपेरिमेंटली, सो रेट लॉ कैन नॉट बी रिटन विदाउट एक्सपेरिमेंटल डाटा। मतलब अगर तुम्हें किसी भी रिएक्शन के लिए ऑर्डर बताना है तो तुम बैलेंस केमिकल इक्वेशन को देख के नहीं बताओगे क्योंकि उस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, क्योंकि ऑर्डर कैसे डिटरमाइन किए जाते हैं बोलो? एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंट। ठीक है। लिख लिया? बोलो। तरीका नहीं, आपको एक्सपेरिमेंटली कर सकते हो, एक्सपेरिमेंटली निकल के आता है, लेकिन जब क्वेश्चन आएगा वहां पे तो तुम एक्सपेरिमेंट नहीं करने बैठोगे ना लैब में, तो वो तरीका मैं बताऊंगी कि हाउ टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? ये हमारे इंपॉर्टेंट सवाल भी बनते हैं कि कैसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकाल सकते हो। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते हो ना, मतलब क्वेश्चन में कुछ ऐसा आपको एक्सपेरिमेंटल डेटा दिए गए होंगे जिसकी हेल्प से तुम पता लगा पाओगे ऑर्डर क्या होगा। क्लियर है? चलिए एक लिख लिया आपने, एक तो ये चीज लिख लिया, इट इज एन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी। ठीक है, उसके अलावा जो रेट ऑफ रिएक्शन है, अपने डाउट्स पूछते जाओ। ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में चल रहा है पूछ लेना। ठीक है, लेकिन बार बार रिपीट मत करवाना, नहीं तो क्लास के बाद रुक जाना। ठीक है मेरा बेटा? रेट ऑफ रिएक्शन इज रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये भी मैंने बता दिया। एक और चीज लिखो, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, लिखो मेरा बेटा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एट एनी टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके प्रोपोर्शनल मेरा बेटा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ, बोलो, अरे बोल दो, हाय राम चुप रह रहे हो, बोलो, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, एट सेम टाइम। ठीक है, और क्या होगा? ईच रेस टू द पावर, ईच रेस टू द पावर विच डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली। अभी ये चैप्टर का सबसे आसान पार्ट चल रहा है, सबसे आसान चिंदी वाला पार्ट चल रहा है, इसको मैं बहुत आसान टॉपिक में कंसिडर करती हूँ। ठीक है, इनको आप लिख लो। 2 पॉइंट ये हो गए और 1 पॉइंट मैंने यहाँ पे डाला हुआ स्निप लगा के। ठीक है, लिख लिया सभी ने? कंफर्म करिए मेरा बेटा। सिमरन हो गया? ध्रुवी, कृतिका, बेटा क्लियर करना पड़ेगा। हाँ जी, एक बार रिपीट करोगे यहाँ से, टू द प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के बाद से? अच्छा बोलना है क्या? इट डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट सेम टाइम ईच रेज टू द पावर, जो पावर होगी वो डिटरमाइन की जाएगी एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, ये जो मैंने लिखवाया है ना, इसी को ही बस मैंने लैंग्वेज में लिखवा दिया। तुम ये ठीक है। और मतलब तुम स्किप भी कर सकते थे इसको लिखना, बट ठीक है कोई बात नहीं। उसके बाद हम आते हैं मेरा बेटा, बहुत बढ़िया, लिखने के साथ साथ समझ भी आना चाहिए। सिमरन लिख लिया? यस मैम। वेरी गुड। रेट कांस्टेंट तो सिमरन भाई तुम्हारे बैच में ऐड हुई है। ठीक है, अब तुम लोगों के साथ वो भी इसी बैच में पढ़ेगी। ठीक है, सो एक और स्टूडेंट हमारे बैच में ऐड हो गया। ऑल राइट, सो रेट कांस्टेंट क्या होगा मेरा बेटा? रेट कांस्टेंट क्या करता है? मेजर ऑफ रेट। जितना ज्यादा के की वैल्यू होगी, मतलब रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतना ही क्या होगा? रेट भी ज्यादा होगा। क्या हो गया गर्व? ऑर्डर सेम है मतलब? समझी नहीं मैं, तुम्हारी लैंग्वेज नहीं समझी, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? नहीं, अगर तुम कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की चेंज करोगे तो रेट तो अलग ही होगा ना। कृतिका थोड़ा सा टाइम दे बेटा, मैं भी क्वेश्चंस करवाऊंगी यहाँ पे। ठीक है,
देन यू नो कि कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। गर्व ठीक है, अगर मान लो लेट से तुम्हारी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, तो अगर तुम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो तो रेट भी तो चेंज होगा ना, बिकॉज रेट इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, अगर मान ले जीरो ऑर्डर की रिएक्शन है ना, तो उस टाइम पे तू कंसंट्रेशन चेंज करता रहे रिएक्टेंट की, रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, मुझे टाइम दो, वो नेक्स्ट अपना टॉपिक है, आ जाओ। उसके बाद लिखो जितना वैल्यू ज्यादा होगा रेट कांस्टेंट का रेट भी ज्यादा होगा। अगर किसी पर्टिकुलर रिएक्शन की मैं बात करूं तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, रेट कांस्टेंट, नॉट रेट, रेट कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे। ठीक है जी, समझ आ गई। जबकि रेट किस पे डिपेंड कर रहा था, वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड कर रहा था, जबकि रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर और कैटलिस्ट पे डिपेंड करेगा। ठीक है जी, अब हम निकालते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। इधर आओ, इधर आओ। लेट से मेरी ये रिएक्शन है जनरल, तो इसका रेट कैसे लिखूंगी मेरा बेटा, के ए रेस टू द पावर, लेट से एन लिखूंगी। एन क्या है इधर, शाजिया एन क्या है यहाँ पे बेटा, शाजिया, रिया, एन क्या है यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, देख के तो बता दो कम से कम तुम लोग। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, रिया तुम एक्टिव नहीं हो भाई क्लास में, मेरे को पर्सनली रीच आउट करो, मैं टॉलरेट नहीं करूंगी अगर आप लोग एक्टिव नहीं हो और इस ग्रुप में, तो कोई और डिजर्विंग को मैं ऐड कर दूंगी इस ग्रुप में जो पढ़ना चाहता है। आ जाओ इधर। रेट की यूनिट बताई थी मैंने तुम लोगों को, याद करो, बताई थी। ठीक है, हाँ, तो क्या बताई थी मैंने रेट की, कॉन्सेंट्रेशन पर सेकंड बताई थी। ठीक है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन आपका मोल पर लीटर में आएगा, और ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन। तो मैं ये लिख दूं, कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस एन पर सेकंड, और इसको क्या लिख लूंगी, मोल पर लीटर 1 माइनस एन पर सेकंड। बोलो हाँ या ना, ये आ गई मेरे पास जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। बोलो क्या कहते हो, की कहते हो। ठीक है, अब आपको ये भी ध्यान रखना है, 1 लीटर प्रिंस, ठीक है क्या, दोनों प्रिंस 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, जहां भी आप लोगों को लग रहा है प्लीज पूछ लेना, ट्राई टू रेज योर हैंड। ठीक है, मैम कितने डेसीमीटर के इक्वल होता है को बताना। 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, चलो, अगर मान लो मेरा जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, इधर आओ, यही तुम्हें याद रखना। जनरल फॉर्मूला क्या आ गया, मोल पर लीटर, किसका फॉर्मूला, मैं नहीं इसको जनरली बोलूंगी, जनरल यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, मोल पर लीटर 1 रेज़ टू द पावर 1 माइनस एन पर सेकेंड। क्या कहते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जीरो ऑर्डर के लिए निकालूं तो क्या होगा, तुषार जी समझ में आ रहा है मेरा बेटा, जीरो ऑर्डर के लिए एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो आपका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालूं तो क्या हो जाएगा, बताओ। मैम सेकंड इनवर्स, पर सेकंड। सेकंड इनवर्स। वेरी गुड, शाबाश, आज तो तुषार ही बोल रहा है। 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पर सेकेंड। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हो। सेकेंड ऑर्डर की बात करूं तो 1 माइनस 2 माइनस 1, तो मोल इनवर्स लीटर पर सेकेंड। बोलो हाँ के ना। तो ऐसे आप किसी भी ऑर्डर के लिए निकाल सकते हो। ध्यान रखना, ऐसे मत सोचना जो ऑर्डर है वो 0 1 2 3 होगा हमेशा। ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन तुम्हारा 0 हो सकता है, तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, तुम्हारा फ्रैक्शन में हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, रीज्वाइन कर लो बेटा। ठीक है जी, हो गया। ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, एक्स ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू ए, वाई है ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तो इनको हम पार्शियल ऑर्डर भी बोलते हैं। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में पार्शियल ऑर्डर, और दोनों को ऐड कर दोगे तो वो क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर हो जाएगा। ओवरऑल रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर। ठीक है मैम लास्ट में दिखाना एक बार। क्या हुआ,
नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। लो देखो, अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मेरा बेटा ध्यान रखना, आप तभी पता लगा पाओगे, मान लो अभी मैं सवाल कराऊंगी, जब आपके पास रेट लो लिखा होगा ना, रेट लो की हेल्प से आप पता लगा पाओगे कि ओवरऑल ऑर्डर कितना है रिएक्शन का, या किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में कितना है। अगर आपने क्वेश्चन में रेट लो का पता नहीं लगाया ना, तो वहां पे ऑर्डर कैसे निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, इसको लिखना चाहते हो लिख लो, वैसे मैंने ऑलरेडी लिखवा दिया है। पावर रेज टू द कंसंट्रेशन इन रेट लो एक्सप्रेशन। रेट लो एक्सप्रेशन में जो पावर है, कंसंट्रेशन के रेज टू द पावर है, वो क्या होता है, पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू दैट रेट। अगर उन पार्शियल ऑर्डर को आप ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, तुम लोगों का ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बन जाएगा। क्लियर है ये वाली बात। फिर आप यहाँ पे ये लिखो, सिंस डिटरमाइन एक्सपेरिमेंटली, शो पार्शियल ऑर्डर जो होगा रिएक्टेंट का, ध्यान रखना पार्शियल ऑर्डर आपका पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है और इवन जीरो हो सकता है। लेकिन मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी लिखा हुआ है, पॉइंट्स टू रिमेंबर में, कि जो ओवरऑल ऑर्डर होगा रिएक्शन का, वो जीरो या जीरो से जीरो होगा या जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या बता दिया मैंने, ध्यान से सुन लो। अगर मैं किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में बोल रही हूँ तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, जीरो हो सकता है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल ऑर्डर की बात करूं, जब तुम पार्शियल ऑर्डर को ऐड कर दोगे तो वो निकल के क्या आएगा, या तो जीरो निकल के आएगा या फिर वो जीरो से बड़ा निकल के आएगा, नेगेटिव में वो निकल के नहीं आएगा। क्लियर है? तो यही पॉइंट देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तुम लोग लिख सकते हो, दो बार मत लिखना, ठीक है। और फिर लिखा हुआ है, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए अगर तुम रिएक्शन कंडीशन चेंज कर देते हो तो ऑर्डर चेंज भी हो सकता है। वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे जब मैं तुम्हें आगे जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर करूंगा। ठीक है जी, चलिए ये हो गया। पक्का? आदर्श, संदीप, सिमरन, रिया, श्रुति, सुनिधि, आरुष, हर्षित, ध्रुवी, पलक। हमें नेगेटिव नहीं है कभी? फिर से बोलो। मैम एक ओवरऑल ऑर्डर कभी नेगेटिव होता क्यों नहीं है? निकाल के देखेंगे, अभी किसी रिएक्शन का भी तो अपन ओवरऑल ऑर्डर निकाल के देखेंगे, वो आएगा ही नहीं नेगेटिव। ठीक है, मैम कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं है कि ये ओवरऑल ऑर्डर नेगेटिव नहीं आ सकता? बेटा यहाँ पे ये जो पॉइंट्स टू रिमेम्बर वाले जो पॉइंट्स होते हैं ना, वो बेसिकली कैसे निकल के आते हैं, जब बहुत सारी चीजें लाइक क्वेश्चन सोल्व करके उनके बाद कुछ कंक्लूजन निकल के आते हैं, तो वो कंक्लूजन इज योर पॉइंट टू बी रिमेम्बर। अब ये मैं तुम्हें बताती ना, मान लो ये मैं तुम्हें नहीं बताती, ओवरऑल ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, और यही तुम्हारे पेपर में आ जाता है स्टेटमेंट वाले सवाल बन के। क्योंकि ये कैसे निकल के आया, जितने भी तुम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के सवाल करोगे, मान लो किसी रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में तुम ऑर्डर निकालोगे और ओवरऑल ऑर्डर निकालोगे, तो वो आता ही नहीं, जीरो से बड़ा ही आएगा वो। ठीक है, तो ये आपके पॉइंट्स टू रिमेम्बर का मतलब होता है कि जो पूरा करके जो कंक्लूजन आया वो सामने रख दिया है, ताकि ये वाले पॉइंट्स तुम्हें याद रहे कि ये चीज होती है। ठीक है, ऑलराइट। चलिए अब आ जाओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। एक मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट बना के लिखा हुआ है, जिसके भी जो सवाल है क्लास के बाद पूछना। अब मैं 15 मिनट देखो पढ़ाऊंगी, अपने सवाल इकट्ठे कर लो, जिसको भी अगर डाउट आता है मैं 15-20 मिनट बाद लूंगी, क्योंकि अभी मेरे को पढ़ाना है, क्वेश्चन भी कराने हैं। चलिए ओके, ये तो मैंने अभी बता दिया था, तुम लोगों ने मेरे से पहले ही पूछ लिया था कि पार्शियल ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए पर्टिकुलर रिएक्टेंट शोज दैट हाउ मच टाइम्स रेट बिकम्स ऑन चेंजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ दैट रिएक्टेंट। बता दिया था ना ये, जैसे एक बार फिर बता देती हूँ। लेट्स से तुम्हारा ए जो है कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, तो इसका रेट कैसे लिखूंगी मैं, के कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर सम, मान लो एन लिख दिया। एन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर मान लो तुम्हारा n जीरो है, तो यानी कि रेट किसके बराबर आ जाएगा, रेट कांस्टेंट के। यानी कि जीरो ऑर्डर के केस में रेट जो है कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। तुम कंसंट्रेशन 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10,000 गुना कितना कर दो, रेट विल रिमेन
सेम, क्लियर है। चलिए उसके बाद अगर मैं n इज इक्वल टू 1 लूं तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1, तो यानी कि रेट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया बेटा, इसके। तो अगर तुम इसको 2 गुना कर देते हो ये भी डबल हो जाएगा, ये 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स, ये 4 टाइम्स, ये भी 4 टाइम्स, क्लियर है। कुछ इसमें बहुत ज्यादा है नहीं, अभी मैं क्योंकि बता चुकी हूँ। अगर n इज इक्वल टू 2 ले लिया तो 2 ले लिया, यहाँ पे 1 है ये, ठीक है, 2 ले लिया तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। तो अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स कर दोगे तो क्या होगा, रेट 4 गुना, 3 टाइम्स कर देंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा। और अगर मैं पावर 3 ले लूंगी तो भी आप समझ दोगे कि अगर मान लो Yes, पावर ma'am. 3 ले लूं, तो अगर मैं कंसंट्रेशन 2 टाइम्स कर दूं तो रेट कितना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 फैक्टर से इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है, लिख लो इसको फटाफट से। मैक्सिमम कितना होता है हाँ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई मतलब कितना कब कितना हो सकता है मैक्सिमम? बेटा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो पता नहीं कितना हो सकता है, मतलब, लेकिन जो आपके सिलेबस में है ना वो ज्यादातर आपको 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर, ये वाली आपको पढ़नी है, ठीक है। ठीक है और मैम। जो सवाल भी आते हैं वो मैक्सिमम 3rd ऑर्डर तक ही पूछे जाते हैं, 4th तक नहीं गया, लेकिन हाँ हो सकता है 0 से, अब मैंने बोला ना ओवरऑल ऑर्डर 0 या 0 से ऊपर हो सकता है, अब कितना भी हो जाए वो, गेटिंग माय पॉइंट। मैम अगर ठीक है सिंगल मैम। एलिमेंट हुआ तो नेगेटिव आ सकता है, ओवरऑल ऑर्डर नेवर नेगेटिव, partial order can be negative, Garv, but overall order should be greater than or equal to 0. ठीक है मैम। चलिए आइए, मैं जब बता रही हूँ कि ओवरऑल ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, फिर तुम अपना दिमाग क्यों लड़ा रहे हो? जब मैंने बोल ही दिया पॉजिटिव होगा ओवरऑल ऑर्डर, तो क्यों पूछ भी रहे हो कि नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं? चलो आ जाओ, अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले इजी सवाल करते हैं हम, देखो कितना सिंपल सा सवाल है, देखो इसको। आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है विद रेट इक्वल टू, ठीक है। मैं बोल रही हूँ, जब मैंने बोल दिया ओवरऑल ऑर्डर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये क्वेश्चन दिमाग में आना ही नहीं चाहिए कि मैम नेगेटिव भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है। तो रेट अपन को इन्होंने दे रखा है, सिंपल। अब देखो, अब इधर आओ, देखो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में नेगेटिव हो सकता है, देख रहे हो, पार्शियल ऑर्डर कैन बी नेगेटिव, बट ओवरऑल ऑर्डर जब तुम निकालोगे तो देखना इसका कितना आएगा, 1 आएगा, हाँ या ना? यस मैम। तो ये सवाल, ये वाला ऑप्शन तो तुम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि मैम ने बोला था ओवरऑल ऑर्डर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये सबसे आसान सवाल में काउंट होता है, और ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे ज्यादा बोर्ड्स में भी पूछे जाते हैं। जेईई मेंस में मुश्किल है कि ऐसा क्वेश्चन आए, इतना सिंपल तो नहीं देगा वो। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन करते हैं, देखना एक बार। एक केमिकल रिएक्शन है और रेट ऑफ रिएक्शन वो कह रहे हैं, जब तुम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो गया है, जब ए की कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई है, 8 टाइम्स हो गई है। सोचो, हाँ जी शाजिया, सिमरन, आया क्या आंसर? कृतिका, यस मैम। नहीं आया तो बोलो, जरूरी नहीं है कि सबका अगर आ जाता तो बाकी सबका ही आ जाएगा पूरी क्लास में, नहीं, ऐसा बहुत बार होगा कि किसी का आ जाएगा, तुमका नहीं आया, तुम्हारा आ गया तो किसी का नहीं आया, ठीक है। तो देखो, अगर मैं रेट लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, है ना, ठीक है। तो वो Yes, कह ma'am. रहे हैं जो नया वाला रेट है
जो नया वाला रेट है वो 2 टाइम्स हो गया पहले वाले के, लेट्स से ये 1 है, तो नया वाला रेट जो है पहले वाले का 2 टाइम्स हो गया। कब हुआ है? जब ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या हुई है? 8 गुना बढ़ गई है। यस और नो? तो बस क्या करना है तुम्हें, ये मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा रही हूँ डिटेल में। अब तो ये वाला क्वेश्चन तुम दिमाग में भी कर सकते हो, है ना, क्वेश्चन देख के भी ये सॉल्व कर सकते हो, बट मैं एक तरीका बता रही हूँ। अगर किसी के दिमाग में नहीं बनता है सवाल तो तुम इस अप्रोच से जा सकते हो। तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/8 की पावर n हो जाएगा। अब 1/8 को तुम क्या लिख सकते हो, 1/2 का क्यूब लिख दो, तो वो क्या बन जाएगा 3n। तो पावर को क्या करो, कंपेयर कर दो, तो 3n इज इक्वल टू 1 और ऑर्डर क्या आ जाएगा 1/3। हो गया? हमें तो दोबारा 1/2 कैसे आया फोन, मतलब फ्रैक्शन में कैसे आया ही? अरे डिवाइड कर दिया ना गौरव। ठीक है, ठीक है मैम। ये वाला करना सवाल और हैंड रेस कर लेना, कोई भी चैट में नहीं लिखेगा। मनीषा है ना क्लास में? यस मैम। ठीक है, अटेंडेंस लूंगी मैं, रुक जाना आप लोग लास्ट में, ठीक है? ठीक। ऑल राइट, जिसका होता जा रहा है मेरे को बताते जाइए। प्रिंस का हो गया, और किसका हो गया बेटा? हैंड रेस कर लो। सुनीति हो गया? श्रुति? यस मैम हो गया। वेरी गुड। आदर्श का हो गया है, बाकी करिए, मुश्किल नहीं है सवाल, आसान है, शाबाश। सुनिधि कैसे किया? मैम हम लोगों को ना इनिशियल रेट दे के रखा हुआ था, तो मैम हम लोगों को पता है कि अगर कंसंट्रेशन और जो गैस की होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, और अगर वॉल्यूम रिड्यूस हो रही है 1/4 तो कंसंट्रेशन जो गैस की है वो इंक्रीज हो जाएगी 4 फैक्टर से। वेरी गुड मेरा बेटा। तो मैम न्यू कंसंट्रेशन बनेगी 4A एंड 4B। वेरी गुड, न्यू रेट आएगा, फिर हम कंपैरिजन करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा मैम। वेरी गुड। तो नया वाला रेट जो है वो 16 टाइम्स आ जाएगा पहले वाले रेट के, तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। वेरी गुड मेरा बेटा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। निकल गया? हो गया था क्या? नैतिक, राहुल, यस मैम। हुआ कि नहीं हुआ? स्मृतिका, सिमरन, श्रुति? यस मैम हो गया है। चलो बढ़िया। यस मैम। ये वाला करो, ये एडवांस 2007 में आया था, और यही सेम क्वेश्चन थे जो 2000 किसमें आया था, किसमें आया था, याद नहीं आ रहा, 2023 पता नहीं किसमें आया था, आया तो था रिसेंट 24, 25 से 23 में। करना है एक बार, इसको ट्राई करेंगे सारे बच्चे। अच्छे से पहले स्टेटमेंट को पढ़ो पूरा कि क्या समझ में आ रहा है, फिर उसके बाद देखना। मुश्किल तो नहीं है ये सवाल। वेरी गुड बेटा, जिसका हो रहा है बहुत ही बढ़िया, जिसका टाइम लग रहा है ट्राई करो, हो जाएगा। वेरी गुड कृतिका, मनीषा, सुमित, संदीप,
सुनिधि शाबाश, श्रुति ट्राई कर बेटा, आर्यन वेरी गुड, समीर बहुत ही बढ़िया, गौरव वेरी गुड, प्रिंस, प्रिंस खोजान बताएगा मेरे को इसका आंसर क्या होएगा। सिर्फ क्लास आधे आधे बच्चों ने भी हैंड रेज नहीं किया बेटा, 26 बच्चे हैं, 26-27 बच्चे। नहीं भाई ऐसे नहीं चलेगा काम यार, ऐसे नहीं चलना वाला। सिमरन कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को? सिमरन मैम ट्राई कर रहे हैं मैम, समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, ध्रुवी, ध्रुवी, हाँ ध्रुवी आपका हैंड रेज है बेटा, बताओ। पलक आप बताओ। तुम लोग पहले जो इक्वेशंस बनेगी हमने वो लिखनी है। लिख ली मैंने। अब क्या दिया हुआ है तुम लोगों को? कंसेंट कितना आ रहा है? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ रिएक्टेंट जी एंड एच इज डबल, जब दोनों कंसंट्रेशन डबल हो जाती है तो रेट 8 गुना बढ़ जाता है। फिर इसमें देखो एक इम्पोर्टेंट, आपको ना पहले ये वाली लाइन देखनी थी, अगर आपने पहली वाली लाइन देख ली ना आपको समझ में ही नहीं आएगा क्या दिया था, ठीक है। तो जब अगर जी की कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाती है तो वो कह रहे हैं एच की कॉन्सेंट्रेशन को फिक्स रखा है तो रेट डबल हो जाता है, यानी कि अगर जी की कॉन्सेंट्रेशन डबल है तो रेट भी डबल हो जाता है, तो यानी कि जी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर हुआ? 1 हुआ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर वो कह रहे हैं कि जब दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को तुमने डबल कर दिया, लो कर दिया, तो रेट जो है तुम्हारा 8 गुना बढ़ गया है। वो कब पॉसिबल हो सकता है? जब यहाँ पे बी क्या हो मेरा बेटा, तो जी के रिस्पेक्ट में आपका 1 ऑर्डर आएगा और बी के एच के रिस्पेक्ट में आपका ऑर्डर आएगा 2 आएगा। तो यानी कि ओवरऑल ऑर्डर क्या हो जाएगा रिएक्शन का? 3 3 हो भी जाएगा, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश बच्चों। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम सवाल है, 2019 में पूछा गया था बेटा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए तुम लोगों का, 3 आने में बड़ा टाइम लगा दिया तुमने, इतने में तो नहीं हो पाएंगे सवाल। ट्राई करो थोड़ा सा सोचने की, करो ये वाला सवाल। गर्व एक्टिव रहे बेटा। रिया तुम तो बोल नहीं रही, कहाँ हो आज? मैम यही हूँ। नहीं हो, मैंने बीच में इतनी आवाजें लगाई तुम्हें, तुमने जवाब ही नहीं दिया रिया। सक्षम है बेटा यहाँ? ओके, तो 3 स्टूडेंट्स का हो चुका है, सुमित का, कृतिका का और प्रिंस का। और बताओ, काफी सारे बच्चों का हो गया है। वेरी गुड, 7 8, शाबाश मेरा बेटा। कम से कम 20 बच्चे तो हाथ खड़ा करो। शाजिया करो बेटा। श्रुति कहाँ हो तुम आज? यस मैम। कर नहीं रही हो? मैम जी कर रही हूँ। आदर्श क्या आया बताना एक बार।
पी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 आ रहा है, कितना आ रहा है भाई? ऑप्शन सी। सी आएगा ना? यस। देखो ना यहाँ पे भी वो आप आ रहा है। सी आएगा। व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ दोनों ए और बी डबल हो गए तो रेट इतना बढ़ गया है, ठीक है, मतलब 0.3 से 0.2 2.4 दैट इज 8 टाइम्स। लेकिन अगर इसको देखोगे पहले तो कंफ्यूज हो जाओगे, पहले पूरा पढ़ लो। फिर वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक ही डबल की ना तो रेट देखो कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया। 2 पॉइंट। तो यानी Yes, कि ma'am. इस रिस्पेक्ट में क्या ऑर्डर है? तुमने अगर Ma'am, बैलेंस इधर आओ, अगर तुमने इस इक्वेशन को देख के 1 लिख दिया ना तो चाटा खा लोगे। मैंने पहले भी बोला था इक्वेशन को देख के नहीं बताना है, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि अगर मान लो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है, ठीक है, अगर दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया है तो रेट 8 गुना हो गया है, तो ये कितना रहा होगा? 2 रहा होगा। तभी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करोगे तो ये 8 टाइम्स होगा। दिख रहा है ना तुम्हें? 0.3 से 2.4, तो बी के रिस्पेक्ट में कितना ऑर्डर होगा? Yes, ma'am. मैम 2 होगा। ठीक है, चलिए बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूं एलिमेंट्री रिएक्शंस, ठीक है। क्लास से कोई जाएगा नहीं, मैं आप लोगों का अटेंडेंस ले लेती हूँ, ठीक है। चलिए बाकी नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा खींचूंगी। हाँ, मंडे को आप लोगों का पेपर डिस्कशन होगा बेटा, ठीक है। तो क्योंकि आप तो खुद